आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी के अंदर सेकंड पेपर इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। ये पेपर मॉडल पेपर है, 2022 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर को नॉर्मल पेपर समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये पेपर मॉडिफाई यानी इस पेपर को बनाया है हमारे कॉलेज के बेस्ट ज्योग्राफी लेक्चरर सर द्वारा। और ये क्वेश्चन पेपर 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर को जिस तरह से पेपर हमारा परीक्षा में आता है उसी तरह से मॉडिफाई किया गया। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक, अतिलघुरात्मक, लघुरात्मक, मानचित्र में स्थानों को दर्शाना, सभी प्रकार से पूरे उसी प्रकार से इस पेपर को मॉडिफाई किया गया है। तो इस पेपर को हल्के में लेने की कोशिश ना करें, जरूर से जरूर पेपर में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लें। इसके आंसर मैं यही बताऊंगा वीडियो में आगे आपको। मैं प्रॉमिस करता हूं आप परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। बस आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना है, रट लेना है, आप पेपर में कभी फेल नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ए भाग का। आपको दिए गए भारत के मानचित्र में किन्हीं 10 को अंकित करना है। पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें कुछ स्थान दिए होते हैं और उन्हें हमें मानचित्र में दर्शाना होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, कुछ स्थान दिए गए, इन्हें हम मैप में दर्शाएंगे। तो चलिए दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पाक जलडमरू मध्य, यानी पाक जलडमरू कहाँ पर स्थित है। इंडिया के मैप में हमें दर्शाना है। मैंने पहले से दर्शा रखा है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे। देखिए श्रीलंका और भारत के बीच की जो पाक जल संधि है, यहीं पे इस स्थान को दर्शाना है, पाक जलडमरू को। ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट यहाँ पे, अगर मैप में इस तरह से आपको मैप दे दिया जाएगा और उसमें आपको पॉइंट्स के स्थान के टिक लगाकर दर्शाना होगा, तो आप यहाँ पे 1 नंबर लिख के इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये तो हो गया पाक जलडमरू। सेकंड है द्वारका, यानी द्वारका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए द्वारका गुजरात में स्थित है। गुजरात में ये रहा हमारा गुजरात। गुजरात के कॉर्नर में आप यहाँ पर द्वारका को दर्शाएंगे, बीच में नहीं दर्शाएंगे, जहाँ पे द्वारका है वहीं पे दर्शाएंगे, इस वाले कॉर्नर में #2। ठीक है, इस तरह से ये हमारी द्वारका है गुजरात में। देखिए तीसरे नंबर पर आती है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक स्थान से। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश हमारा, यहाँ से मध्य प्रदेश के अंतिम सिरे से अमरकंटक स्थान से निकलते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है गुजरात से होते हुए। ये हमारी है नर्मदा नदी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको स्क्रीन पर भी काफ़ी डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारी है श्रीनगर। श्रीनगर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, श्रीनगर आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर ये रहा। नेक्स्ट हमारे चिलिका झील कहाँ पर स्थित है। देखिए चिलिका झील आपने उड़ीसा में जब थोड़ा सा उत्तर की साइड यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे चिलिका झील हमारी है, एक छोटा सा स्थान, यानी कि गूगल मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई दी जाएगी। यहाँ पे है उड़ीसा में चिलिका झील। इस तरह से आपको टिक लगाकर 5 लिख के आना है एग्जाम में, इस तरह से आपको दर्शाना है उड़ीसा में चिलिका झील। याद रखिएगा चिलिका झील उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में। आगे आता है कोरोमंडल तट कहाँ पर है। तो देखिए कोरोमंडल तट, ये जो आपको पीला एरिया दिखाई दे रहा है, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके जो ये तटीय क्षेत्र है इसे ही कोरोमंडल तट कहते हैं, इस पूरे यहाँ तक के। और भी आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे कुछ तट, मैंने आपके सामने पूरा मैप स्थित कर दिया है, आप ये सब देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट हमारा आता है देहरादून। तो देहरादून मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट हमारा आता है कोटा। देखिए कोटा राजस्थान में है और कहाँ पे है, तो देखिए दक्षिण पूर्व में यहाँ पर कोटा स्थित है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इस वाले एरिया में, राजस्थान के इस वाले एरिया में कोटा स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पुणे। तो पुणे आप सभी को पता है महाराष्ट्र में पुणे है। महाराष्ट्र में आपको दर्शा देना है पुणे को, कुछ इस तरह से टिक लगाकर पेपर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सांबर झील। तो सांबर झील आप सभी को पता है राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर स्थित है, तो आपको जयपुर के पास में टिक लगा देना है राजस्थान के, यहाँ पर कुछ इस तरह से सांबर झील को दर्शा देना है। नेक्स्ट आता है अपना हरिके बांध। देखिए हरिके बांध जो है ये पंजाब में स्थित है और आपको पंजाब के अंदर कुछ यहाँ के समथिंग टिक लगा के आना है हरिके बांध के अंदर। कुछ इसी प्रकार से पंजाब में हरिके बांध है। लास्ट हमारा है दामोदर नदी। दामोदर पश्चिम बंगाल की एक नदी है, तो आपको पश्चिम बंगाल के अंदर टिक लगा के कुछ इस प्रकार से आना है, तो ये हमारी दामोदर नदी दर्शा दी जाएगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्थान जिन्हें हमने मैप में दर्शाया है। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ब भाग में आ जाता है निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए टिप्पणी वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में लेंगे, लेकिन जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप
इंपॉर्टेंट लगा लें और याद कर लें, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर बताऊंगा ही। देखिए, भारत के द्वीप, शीतकाल वर्षा, मिट्टी के प्रकार, श्वेत क्रांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कृषि, प्रदेश, पर्यटन उद्योग और नियोजन, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इन पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं और टिप्पणी भी आ सकती है, तो इन्हें मोस्ट लगा लीजिए आप। आगे हमारा था खंड है जिसमें क्वेश्चन आ जाते हैं निबंधात्मक, गतिलोकात्मक, हर प्रकार के। देखिए, पहला क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन अब हमारा है, भारतीय अफवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषता का विवेचन कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इसको मैं निबंधात्मक आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा अफवाह प्रणाली ही पढ़ाने वाला हूँ, ना कि इसकी विशेषता पूरा अफवाह प्रणाली पढ़ा दूंगा। अलग से इसके ऊपर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर इसका होने वाला है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए सेकंड क्वेश्चन क्या और चलते हैं, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति एवं वनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति एवं वनों का विस्तार। तो देखिए, मैं इन सभी के आंसर आपको निबंधात्मक बताने वाला हूं और बुक में से बताने वाला हूं, ना कि किसी सीरीज में से, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन बहुत शॉर्ट्स होते हैं और लेक्चरर जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते टाइम देख लेते हैं कि बच्चे ने सीरीज पढ़ी है फिर बुक्स। अगर बुक्स में से आंसर मिलता है तो काफ़ी अच्छे नंबर भी मिलते हैं, जबकि सीरीज के क्वेश्चन बहुत शॉर्ट्स होते हैं जो मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि टीचर समझ जाते हैं कि बच्चे ने कहाँ से पढ़ा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझाऊंगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि सुनने से ही सबसे ज़्यादा याद होता है। आई नो थोड़ा बोरिंग लगेगा सुनने में, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे याद हो जाता है, अगर कोई एक टॉपिक भी अगर आपको समझ आ जाता है, तो आप फिर पेपर में आसानी से उसकी सहायता से पूरा लिख के आ सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हमें जो भारत में पाए जाने वाले वनस्पति और वनों का विस्तार से वर्णन करना है। तो शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार है इसमें बुक में कर रखी है। देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रथम विश्व युद्ध काल तक भारत के विशाल भाग में वन थे। उस समय देश का लगभग 1/3 हिस्सा वनों से ढका हुआ था। आपको इसी प्रकार से पेपर में लिख के आंसर की शुरुआत करनी है, ठीक है। ये सेम टू सेम इसी प्रकार लिखना है आपको पेपर की शुरुआत में, ऐसे ही लिखना है। डायरेक्ट कभी टॉपिक पर नहीं पूछा था। जब कभी अगर कोयले के बारे में पूछता था, हम पहले कोयले के बारे में बताते हैं, फिर उसके विस्तार के बारे में बताते हैं, फिर उसकी स्थिति, वितरण, इस तरह से सबका आंसर दिया जाता है क्रम वाइज से। इसी प्रकार आपको इसका भी आंसर देना है। तो शुरुआत में हम ऐसे ही लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध काल तक भारत के विशाल भाग में वन थे। उस समय देश का लगभग 1/3 हिस्सा वनों से ढका था। उस समय तक जनसंख्या एवं वन पदार्थों व लकड़ी की सीमित मांग होने से बहुत ही कम मात्रा में वनों को काटा जाता था। वनों में वन्य प्राणी स्वच्छंद भ्रमण करते रहते थे, यानी स्वतंत्र घूमते रहते थे। वन देवता की पूजा की जाती थी, यानी वनों को पूजा जाता था, जिससे मानव जीवन सुखी रहे। इसमें ऐसे कोई समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको खुद समझ आने लग जाएगा। वृक्ष को काटने वालों को प्रशासन द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। वृक्ष रोपने वाले व्यक्ति को समाज का आशीर्वाद मिलता था। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अनेक घटनाएं इन वनों से जुड़ी हुई थी। नैमिषारण्य में ही महाभारत की रचना की गई है। संपूर्ण देश में तपोवन पाए जाते थे, जिसमें रहकर ऋषि तथा मुनि ईश्वर ध्यान यानी तपस्या में लीन रहते थे। नंदनवन, दंडकारण्य, अशोक वन, पंचवटी, वृंदावन का अपना ही महत्व था। अरावली, तराई और गंगा के उत्तरी मैदान में तो इतने घने वन थे कि उनमें शेर, बाघ आदि का शिकार किया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक सत्ता का स्वरूप बदलते एवं सत्ता का दुरुपयोग होने के साथ साथ वनों की अंधाधुंध कटाई ने सारे देश की वन संपदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिसे शिवालिक श्रेणी को घने वनों एवं वन्य प्राणियों के कारण पार करना भी कठिन था। आज वही मात्रा अभ्यारण्य में ही घने वृक्ष एवं वन्य प्राणी मिलते हैं। 14वीं सदी या फिर 14वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के कुल भूभाग का 21.34% भाग में वन थे या फिर हैं, जबकि 1950 से 51 में देश के 22.48% क्षेत्रफल वन थे। वनों की ऐसी दुर्दशा के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, लेकिन हमें कारण नहीं लिखने हैं। इसका आंसर हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमें वनों का कारण नहीं बताना है, सिर्फ यहीं तक इसका हमने डिटेल से दे दिया। अब हम बढ़ेंगे वनों के प्रकार की ओर। वनों के प्रकार की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पैराग्राफ ये भी ले लेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर में लिख के आएंगे तो अच्छा लगेगा। प्राकृतिक वनस्पति। भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, जबकि कुछ भाग समुद्र तट से अधिक ऊंचे होने के कारण शीत या फिर शीतोष्ण कटिबंध में गिने जा सकते हैं। इन दोनों ही भागों में मध्य शीतोष्ण के भाग हैं। कुछ भागों में वर्षा औसत से भी अधिक हो जाती है, जबकि अन्य भाग प्राय सूखे ही रहते हैं। भूमि की प्रकृति और जलवायु की विभिन्नता होने से भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है।
वर्षा की मात्रा और वितरण भी देश में पाई जाने वाली वनस्पति का निर्णय करते हैं। यह आप सभी को पता है, जिस प्रकार से वर्षा होगी उस प्रकार से देश में वन होगी। जहाँ अधिक वर्षा वहाँ अधिक वन। प्राकृतिक वनस्पति झाड़ियाँ, घास के मैदान अथवा जंगलों का रूप ले लेती हैं। 3750 मीटर ऊंचे क्षेत्र में सामान्यतः पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। इससे नीचे 2000 से 3500 मीटर तक शीतोष्ण व पतझड़ तथा शंकुल वनों की मिश्रित वनस्पति मिलती है। पहाड़ के निचले भागों और मैदानों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है और यह सामान्यतः कुछ स्थानीय अंतरों के कारण देश में सभी भागों में फैले हैं। क्योंकि पहाड़ के ऊपर वाले भाग में वर्षा अच्छी हो जाती है, लेकिन निचले भाग में पानी से नहीं पहुंचने के कारण वहाँ अच्छे वन नहीं हो पाते। राजमहल के निकट गंगा के पश्चिमी मोड़ पर शुष्क वनस्पति मिलती है और अधिक पश्चिम में यह पूर्णतः पत्ते रहित कटील झाड़ियों का रूप ले लेती हैं। पूर्व की ओर जहाँ वर्षा अधिक होती है सदाबहार तथा घने वृक्ष पाए जाते हैं। अतः भारत में मोटे तौर पर वन वर्षा के अनुसरण करते हैं, यानी अनुकूल रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की दो मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ये भी हम लिख लेंगे इसमें। भूमि की रचना एवं जलवायु संबंधी विभिन्नताओं के कारण वनस्पति कई प्रकार की पाई जाती है। एक और हिमालय के पर्वत घास के मैदान तो दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय सघन वन तथा शुष्क और दलदली वनस्पति मिलती है। सेकंड विशेषता, भारत में कोई एक विशेष जाति की वनस्पति नहीं मिलती, वरन कई प्रकार की जातियों का मिश्रण है। तिब्बत और साइबेरिया तुल्य वनस्पति पहाड़ी झाड़ियाँ हिमालय के ऊपरी ढालों पर मिलती हैं, जबकि इसके निचले ढालों पर जापानी तथा चीन जाति की शीतोष्ण वनस्पति ओक, रोडोडोंड्रस तथा अधिक पूर्वी भागों में यूरोपीय जाति की वनस्पति बीच व चेस्टन तट पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्रों में मलेशिया और अफ्रीका की जाति वनस्पति का अधिक है या फिर अधिक मिलती है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस डायग्राम में बताया गया है कि किस प्रकार से वनों की सघनता और विरलता, यानी कहाँ पे अधिक वन है और कहाँ पे कम वन है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यह बहुत घने वन, कम घने वन, खुले वन, झाड़ी, वन विहीन, जल संभरण, राज्य पशुपालन और राजधानी, ये सभी इसमें बताए गए हैं। आप इस मैप का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए वनों के प्रकार की ओर चलते हैं। तो देखिए, वनों के प्रकार के अंदर सर्वप्रथम हम देखने वाले हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर अथवा इससे अधिक होता है। कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है और वार्षिक औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग एवं वायु में आर्द्रता की मात्रा 70% से अधिक होती है। यहाँ वर्षा ऋतु रुक रुक कर 8 माह तक बनी रहती है। ये भाग क्रमशः उत्तर में हिमालय की तराइन, पूर्वी हिमालय के उत्तर प्रदेश और दक्षिण में इस पश्चिमी घाटी के ढाल व तट पर महाराष्ट्र से लगाकर उत्तर की ओर या फिर उत्तर और दक्षिण कनारा, नीलगिरी, अन्नमलाई, इलायची की पहाड़ियाँ, कर्नाटक तट, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप तक फैले हैं। उत्तर पूर्व में ये वन उत्तरी बंगाल के अर्धपर्वतीय क्षेत्रों में, उड़ीसा के तटीय भागों, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में मिलते हैं, जो कि हमने पिछले मैप में भी देखा था। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सघन वन दिखा रहे थे उस मैप के अंदर। इन वनों का क्षेत्रफल लगभग 24,800 वर्ग किलोमीटर अनुमान किया जाता है। पश्चिमी घाट पर ये 450 मीटर से 1360 मीटर की ऊंचाई के बीच और असम में 1070 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। देखिए, अगर आप आंकड़े याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थ्योरेटिकल आंसर भी लिख के आएंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अगर आप आंकड़े याद नहीं रख सकते हैं तब भी। सामान्यतः अधिक वर्षा के कारण ये सघन और सदाबहार वन रहते हैं। इस प्रकार की लाइनों को याद रखने की कोशिश कीजिए, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी सदाबहार वन यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। उसके रिलेटेड आप कुछ भी लिखते जाइए, आप पास हो जाएंगे। बीए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिखना। आप जितना ज़्यादा लिख के आते हैं आपको उतना अच्छे नंबर मिलते हैं। वर्षा की मात्रा में कमी होने से यह अर्ध सदाबहार हो जाते हैं। वनस्पति की विविधता और अधिकता इन वनों की विशेषता है। वृक्ष की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक होती है। इन वृक्षों की लकड़ी काले रंग की और कठोर होती है, अतः इनको काटने में कठिनाई होती है। विभिन्न प्रकार की लताओं, गुल्मों, झाड़ियों तथा छोटे पौधे की अधिकता एवं दलदल होने से ये वन प्राय दुर्गम होते हैं। इन वनों में अधिकतर रबर, महोगनी, एबोनी, लोहकाष्ठ, जंगली आम, साल, नाहर, गुर्जन, सुलसर, तुन, तांड, बांस, बेंत आदि वृक्ष और कई प्रकार की लताएं अधिक उगती हैं। फॉरेन के अंतर्गत अब ये कुछ इंग्लिश नेम है, जैसे वाइबिया इंडिका और होपिया फाक्सीफ्योरा और साथ में है जाइलिया जाइक्लोकोपी मुख्य हैं। ये इंग्लिश नेम है, इनके अटपटे नेम इसलिए लग रहे होंगे। प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों जैसे सोलाइरिया और मांजोलाई तमिलनाडु, इर्नाकुलम और साइलेंट वैली केरल तथा याद रखिएगा साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल में, तथा अंगुबे कर्नाटक में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों को शोला वन कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, शोला वन कहते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां भारत के अन्यत्र या फिर और कहीं भी नहीं पाई जाती। यहाँ पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों में काटूशेनबनगम और तथा पथाची
और मलक तंबू तथा उल्लेखनीय हैं। हाल में वर्षों में इस वनस्पति के क्षेत्र में रबड़ और तेल ताड़ के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऐसे वनों में आर्किड की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं। भारत में इस प्राकृतिक वनस्पति का समुचित विदोहन नहीं हुआ है। इसके कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक सघन होना, मिश्रित वृक्षों का पाए जाना और परिवहन सुविधाओं का अभाव। तो ये थे हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट हमारा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, यानी जो मानसूनों के ऊपर निर्भर रहते हैं। चलिए इसको भी जल्दी से पढ़ते हैं। ये वन अधिकतर उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा प्राय 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता का प्रतिशत 60 से 80 के बीच रहता है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे उनकी नमी नष्ट हो जाती है, या फिर हो सके इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। इन भागों में ऊंचाई में अगर बात करी जाए तो 20 से 45 मीटर और मजबूत वृक्षों के लिए काफ़ी जल मिल जाता है, किंतु वर्षा की इतनी अधिकता नहीं होती कि वह दुर्गम हो जाए। अतः इन वृक्षों के नीचे अधिक झाड़ जंखाड़ नहीं पाए जाते हैं, किंतु प्रकाश मिलने से घास व बांस अधिक पैदा हो जाते हैं। यानी यहाँ पे इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वृक्षों के बीच में घास मैदान अधिक हो गए, बहुत कम होती है। इस प्रकार के वन हिमाचल प्रदेश से असम तक हिमालय के बाहरी और निचले ढालों पर मिलते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में पश्चिम घाटी के पूर्व से लगाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक का अधिकांश आर्द्र पठारी भाग और पूर्वी केरल के शुष्क भागों में कुमारी अंतरीप तक मिलते हैं। इन वनों में सागवान, साखू, साल, कुसुम, बांस, पलास, हल्दू, हाड़ बघेड़ा और आंवला, अंजू, जारुल, शीशम, लाल व सफ़ेद चंदन की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इन वनों से मूल्यवान सागवान और साल की इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। इन वनों को सुरक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश के पठारी और महाराष्ट्र के चंद्रपुर या फिर चांदा जिले के सागवान लकड़ी के लिए विख्यात या फिर महत्वपूर्ण है। अधिकांश लाख भी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूध वाले वृक्षों, पीपल, वट वृक्ष, पलास आदि से प्राप्त होती है। जो लाख होती है ना वो। इसके अतिरिक्त इमली, शीशम, यूजेनिया और या फिर ये टोटल वृक्ष आदि वृक्ष भी मिलते हैं। इन वनों से ही मंजू, खसखस आपने देखा होगा तो वीडियो में कभी देखना खसखस कैसे बनता है, बहुत हार्ड काम होता है इसका। कांसा आदि घास प्राप्त होते हैं। वृक्षों के नीचे झाड़ियाँ एवं लताओं का अभाव होता है। मानसून वन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मानसून के ऊपर आधारित वन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ ही साथ, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने में आसानी रहेगी। जिन भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, आर्द्रता 50 से 60% और तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, यहाँ वर्षा सीमित होने से छोटे पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की साधारणतः ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक होती है। यहाँ विशेषतः ऐसे वृक्ष अथवा झाड़ियों की अधिकता होती है जो जल की कमी सहन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होते हैं या फिर कटीले वन। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी और मोटी होती हैं, जिससे वे भूगर्भ से जल चूस सकें, यानी कि अंदर तक जड़ें होती हैं इनकी, ज़मीन के अंदर तक, उन्हें अपने मोटे भागों से संचित रख सके। कुछ वृक्ष मोटी पत्ती वाले अथवा कांटेदार होते हैं, जिससे कि तीव्र वाष्पीकरण से बचा जा सके। कईयों पर पत्तियां बिल्कुल नहीं या बहुत कम होती हैं, किंतु कांटे अधिक होते हैं। वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि वे गहराई से जल प्राप्त कर सकें। सूर्य की तेज़ किरणें कांटों को नोक द्वारा जल की बहुत ही कम मात्रा को उड़ा पाती हैं या फिर बहुत कम वाष्पीकरण होता है, तथा इन कांटों के कारण वह पशुओं के खाए जाने से भी बच जाते हैं। जिन भागों में वर्षा 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ खेजड़ा, बबूल, केर, आंवला, रीठा, कुमठा, थूहर, आँक, खजूर, बड़, पीपल आदि दूर दूर बिखरे हुए पाए जा सकते हैं। उत्तरी भारत में दिखाई दे रहा होगा, उत्तरी भारत में इस प्रकार के वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भागों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में भी इस प्रकार के वन मिलते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ मुख्यतः ईंधन के काम में आती हैं। कुछ का उपयोग जैसे कि शीशम, देसी सागवान, नीम, बबूल, रोहिड़ा आदि का इमारती कार्यों के लिए भी किया जाता है। इन्हीं वनों से कत्था, गोंद, कैरी, संगरी, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, देसी दवाइयाँ, खसखस आदि प्राप्त किए जाते हैं। घास का प्राय अभाव पाया जाता है। आगे आता है हमारे पर्वतीय वन। तो देखिए पर्वतीय वन देखते हैं। ये वन देश के
पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से इन्हें उत्तरी या हिमालय वन तथा दक्षिणी या प्रायद्वीपीय वन में बांटा जा सकता है। यानी दो प्रकार में इन्हें बांटा गया है, पहला उत्तरी तथा हिमालय वन और दूसरा दक्षिणी एवं प्रायद्वीपीय वन। तो पहले देख लेते हैं उत्तरी या फिर उत्तर की साइड के या फिर हिमालय साइड के वन। ये वन हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में वार्षिक वर्षा का औसत पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक है, फलस्वरूप पूर्वी हिमालय में सघन वन मिलते हैं। हिमालय का पूर्वी भाग कर्क रेखा एवं समुद्र के अधिक निकट है, साथ ही इस भाग में वर्षा अधिक होती है। हिमालय का पश्चिम भाग न केवल कर्क रेखा से अधिक उत्तर है, बल्कि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु का भी प्रभाव है, न कि अभाव, अभाव यानी कमी होती है, प्रभाव है। इस भाग में वर्षा की मात्रा भी कम है। यही कारण है कि इन दोनों भागों की वनस्पति की पेटियों की ऊंचाई एक सघनता के अंतर देखने को मिलती है। वस्तुतः हिमालय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई के साथ उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति का अनुक्रम मिलता है। उदाहरण के लिए हिमालय के सबसे निचले भाग अर्थात गिरिपादों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, और पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी भाग की हिमालय की पर्वत श्रेणियों या फिर श्रृंखलाओं में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक नम शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे व सघन वन पाए जाते हैं। इनमें ओक, चेस्टनट के वृक्ष की बहुत अधिक मिलते हैं। या गिरिपादों में विद्यमान साल के वन भी आर्थिक महत्व के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हिमालय के दक्षिणी ढालों पर 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी एवं शंकुवार या फिर शंकुकार पत्ती वाले वृक्ष ओक, लारेल, चेस्टनट, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार, चिनार, अखरोट आदि की बहुत अधिक है। 3000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक या फिर ऊंचाई पर सिल्वर फर, ये भी एक पेड़ का नाम है, जूनिपर, चीड़, बर्च एवं रोडोडेंड्रोन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमरेखा के निकट पहुंचने पर इन वृक्षों का विकास रुक जाता है और इनमें गांठें पड़ने लग जाती हैं। आपने कभी देखा हो तो शंकु आकार की पत्तियां पड़ जाती हैं जब बर्फीले इलाकों में। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रकार का वन पहाड़ीय वन में, यानी पर्वतीय वन में। जो दूसरे प्रकार का है वो है दक्षिणी या फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय वन। देश में प्रायद्वीपीय भागों में पर्वतीय वन नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर तथा पश्चिमी घाटी के उच्च भागों सतपुड़ा, मेकाल की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इन भागों में घास के मैदान, सदाबहार वन तथा झाड़ियाँ उगी हुई मिलती हैं। इन भागों में यूकेलिप्टस वृक्षों का रोपण किया जाता है। दक्षिण में नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियों में 1075 से 1525 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र वन पाए जाते हैं। इससे कम ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले वन तथा इससे कम ऊंचाई पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। सह्याद्री, सतपुड़ा, मेकाल की पहाड़ियों पर भी इसी तरह के वन पाए जाते हैं। नीलगिरी, अन्नमलाई और पालनी की पहाड़ी पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग शोला कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, इसे शोला कहते हैं। शोला वन घने होते हैं। इनमें कई प्रकार की अधिपादप, काई, फर्न पाए जाते हैं, यानी कि लताएं, बेलें वगैरह बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब आता है हमारा ज्वारीय प्रदेश या फिर दलदली वन। फिर लास्ट हमारा रहेगा नदी तट के वन। फिलहाल हमारा ज्वारीय या फिर ज्वार प्रदेश या फिर दलदली वन। ये वनस्पति विश्व के उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति पारिस्थितिकी व्यवस्था है। ये बड़ी तादाद में पौधे और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रह क्षेत्र हैं जो लंबे विकास के क्रम में आसपास से संबंध रहे हैं और जिनमें क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता है। ये समुद्री तट रेखा को स्थिर करती हैं और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करते हैं। इस प्रकार के वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण खारा जल फैल जाता है, यानी क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है जल में। यहाँ की मिट्टी भी दलदली होती है अस्तु यानी अतः यहाँ मुख्यतः ऐसी वनस्पति पैदा होती है जिनकी जड़ें सदैव नमकीन जल से डूबी रहती है, यानी नमकीन जल क्षारिता। इनसे शाखाएं निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। ये वृक्ष ऊंचे व सदा हरे भरे रहते हैं। इनमें मुख्यतः हेरोटेरिया, नारियल, ताड़, बेंत, बांस, सरफ्लोस, रोजा फेरोरा और सोनेरिटा, फोनिक्स, सुंदरी आदि किस्म की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार के वन मुख्यतः पूर्वी तट पर गंगा के डेल्टा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में, महानदी कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टा प्रदेश में मिलते हैं। सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुतायत यानी बहुत अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है। इसकी लकड़ी नावें बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं। यहाँ के नाविकों की बस्तियाँ भी इन्हीं वृक्षों से बनी होती हैं। लास्ट हमारा बसता है नदी तट के वन।
यानी नदी के किनारे वाले वन। वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ का जल नदियों के दोनों किनारों पर जहाँ तक फैल जाता है वहाँ ये वृक्ष उगाते हैं। जो वृक्ष नदी तटों के किनारे होते हैं वे अपनी लंबी जड़ों द्वारा भूमिगत जल को खींचकर बड़े ऊंचे और सुदृढ़ बन जाते हैं, यानी मजबूत बन जाते हैं। किंतु जो वृक्ष नदी तट से दूर होते हैं वे प्राय छोटे और दुर्बल होते हैं। इन वृक्षों की मुख्यतः बबूल, शीशम, जामुन, महुआ, नीम, आम, शहतूत, पीपल, इमली, खेर आदि हैं। ऐसे वन पंजाब से लगाकर असम तक मिलते हैं, किंतु या फिर चूँकि नदी तट की भूमि में खेती अधिक की जाती है अतः वन कम घने ही होते हैं, क्योंकि काट दिए जाते हैं। इन्हीं से किसानों का ईंधन उपलब्ध होता है। तो ये हमने देखा भारत में पाई जाने वाली वनस्पति एवं वनों के प्रकार से या फिर वनों का विस्तार से वर्णन हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना एवं विकास में सहायक कारकों की समीक्षा कीजिए। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारत में कोयला संसाधन के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 6वां क्वेश्चन भी है, भारत में जनसंख्या घनत्व वितरण एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।